नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़। राजद्रोह कानून। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार असम राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। क्या है रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु? वर्ष 2014 से 2021 के मध्य देश में राजद्रोह के 475 मामलों में से असम में ही 69 मामले यानी 14.52% दर्ज हुए। असम के बाद इस तरह के सबसे अधिक मामले क्रमशः हरियाणा 42, झारखंड 40, कर्नाटक 38, आंध्र प्रदेश 32 तथा जम्मू और कश्मीर 29 में देखे गए हैं। इन 6 राज्यों में राजद्रोह के 250 मामले दर्ज किए गए तथा देश में दर्ज कुल राजद्रोह के मामलों की संख्या के आधे से अधिक पिछले 8 वर्षों की अवधि में दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2021 में देश भर में 76 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2020 में दर्ज 73 मामलों में मामूली वृद्धि को दर्शाते हैं। मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुडुचेरी में उस अवधि में एक भी राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है राजद्रोह कानून? राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था। उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मौकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी IPC लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया। धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जब इसने अपराध से निपटने के लिए एक वरिष्ठ खंड की आवश्यकता महसूस की। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है। राजद्रोह के अपराध हेतु दंड। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना अनिवार्य होता है। राजद्रोह कानून का महत्व। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध निर्धारित करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि यह सभी नागरिकों के लिए यह सामान्य रूप से उपलब्ध हो। राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का सामना करने में सहायता करता है। यह निर्वाचित सरकार को हिंसा और अवैध तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में सहायता करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिति के लिए एक अनिवार्य शर्त है। राजद्रोह कानून की चुनौतियां। औपनिवेशिक शासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने हेतु राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके राजद्रोही भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार राजद्रोह कानून का व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है। क्या है भविष्य? IPC की धारा 124A की उपयोगिता राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में है। हालांकि सरकार के निर्णयों से असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मजबूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्व है। इसे देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उच्च न्यायपालिका को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट और पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु करना चाहिए। राजद्रोह की परिभाषा को केवल भाषा की क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के संदर्भ में संकुचित किया जाना चाहिए।
देशद्रोह कानून के मनमाने इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिक समाज को पहल करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।